नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो श्रृंखला मैं आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं, ये वीडियो पटवारी, लेखपाल, समूह गौ, ये तमाम जो भी अभी वर्तमान समय में उत्तराखंड में जो आगामी प्रतियोगिता आयोजित होने जा रही है, उनके लिए ये महत्वपूर्ण श्रृंखला है। ये जो श्रृंखला है, ये दूसरी श्रृंखला रहने वाली है। इससे पूर्व 1 से लेकर 30 नंबर की श्रृंखला हम यहाँ पर कर चुके हैं। आइए शुरुआत करते हैं 31 से आगे की प्रश्नावली। देखिए दोस्तों, 31वें नंबर का प्रश्न कहता है कि उत्तराखंड की किस झील को मुक्तेश्वर झील भी कहा जाता है। यहाँ पर वैसे तो 4 नाम दिए हुए हैं, नैनी झील है, भीमताल है, या नौकुचिया ताल या सात ताल। तो बेसिकली इसमें जो दिया है आंसर, ये भीमताल को पिक कर रहा है। तो भीमताल को कभी कभी स्थानीय लोग ये कह रहा है कि कभी कभी, वैसे आधिकारिक तौर पर अगर हम देखें, अगर आप देखोगे इस चीज़ को, तो आप इस चीज़ को देख पाओगे कि उत्तराखंड की किसी भी झील को अगर हम देखें तो आधिकारिक तौर पे मुक्तेश्वर झील नहीं कहा जाता है। मुक्तेश्वर झील के अगर हम बात करें तो मुक्तेश्वर उत्तराखंड के क्या है, नैनीताल जिले का एक लोकप्रिय क्या है, हिल स्टेशन के रूप में हम कहें, पर्यटन स्थल के रूप में इसे माना जाता है। ये जो क्षेत्र है, ये अपने मंदिर और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। और मुक्तेश्वर में किसी भी प्रकार की कोई झील नहीं है। अगर हम उत्तराखंड में नैनीताल के पास अगर कहीं ऐसी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जहाँ पर नैनी झील हो गया, भीमताल हो गया, नौकुचिया ताल, यहाँ पर ये तमाम चीज़ें स्थित हैं। अगर थोड़ा सा मुक्तेश्वर के बारे में मैं आपको बताऊं तो मुक्तेश्वर एक छोटा सा क्या है, पहाड़ी शहर के रूप में अगर कहें, पहाड़ी क्षेत्र है जो नैनीताल से लगभग अगर हम देखें 51 किलोमीटर की दूरी पर यह है। और अगर हम समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो ये 2285 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। और मुक्तेश्वर की अगर हम बात करें, मुक्तेश्वर का नाम अगर कहें तो 350 साल पुराना ये मुक्तेश्वर धाम मंदिर है यहाँ, ठीक है। तो इसके नाम से इस पहाड़ी को या इस क्षेत्र को मुक्तेश्वर के रूप में जाना जाता है। और ये जो मुक्तेश्वर धाम की जब मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो मंदिर है वो आपके शिव जी को ये समर्पित है। और ये बेसिकली आज की तिथि में अगर देखें तो एक लोकप्रिय क्या है, आपके पर्यटन या कहें डेस्टिनेशन पॉइंट ये बन चुका है। यहाँ पर हिमालय का बहुत ही भयंकर दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ अगर हम देखें, यहाँ फल फ्रूट इत्यादि बहुत शानदार तरीके से यहाँ उगाया जाता है। और मुक्तेश्वर अपने शांति और प्रकृति वातावरण के लिए क्या है, ये विश्व विख्यात है। इस चीज़ को आपको मैं बता दूँ, ठीक है। तो बेसिकली इस प्रश्न का जो उत्तर रहेगा कि भीमताल को कभी कभी जो स्थानीय लोग होते हैं उसको मुक्तेश्वर झील भी कहा जाता है, क्योंकि मुक्तेश्वर से लगा पड़ा है। तो ये उत्तराखंड का क्या महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में से जाना जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 32वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि राजाजी नेशनल पार्क का नाम किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर रखा गया। तो यहाँ पर आप 4 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आप देख पा रहे हो, राजेंद्र प्रसाद, ये चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य है, ये राजकुमार अमर सिंह है, या राजा हरि सिंह है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि इसका ऑप्शन बी यहाँ पर आप देखने को मिल रहा होगा कि चक्रवर्ती जो राजगोपालाचार्य हैं। तो दोस्तों, मैंने ये प्रश्नों की जो श्रृंखला बना रही थी आप लोगों के सामने, ये प्रश्नोत्तरी का जो उत्तर भी मैंने उसकी व्याख्या भी इसलिए आपके सामने रखी है कि आप इन चीज़ों को नोट कर सको और ये जो श्रृंखला है आपको बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आए, इसलिए ये प्रश्न आपके सामने मैंने उजागर भी किए हैं, ठीक है। तो क्या है, गोपालाचार्य जी हैं जो राजा जी जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके उनका जो नाम है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। और अगर हम कहें भारत के ये अंतिम ये गवर्नर जनरल के रूप में ये जाने जाते हैं, इनका नाम रखा गया था, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि उत्तराखंड के किस स्थान को स्नो व्यू पॉइंट के नाम से जाना जाता है, आप सभी को पता है। यहाँ पर आपको नैनीताल है, नैनीताल स्थित जो स्नो व्यू पॉइंट है, यहाँ से हिमालय की बर्फ़ की चोटियाँ बहुत ही शानदार भृंग दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर यहाँ चाइना पीक भी है, यहाँ से चाइना की पहाड़ियों को भी दूरबीन के माध्यम से देखा जा सकता है। अब बात करते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि उत्तराखंड की किस भाषा को कुमाऊनी लिपि में लिखा जाता है। यह गढ़वाली है, संस्कृत है, या सौखा है, ये बोली है, या करत्यूरी। तो अगर हम देखें ना, तो बेसिकली आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करिएगा, क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा अपना दिमाग भी लगाइए, इसके उत्तर को मत देखिए। उत्तराखंड में किस भाषा को कुमाऊनी लिपि में लिखा जाता है। अगर हम देखें ना दोस्तों, तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा रहा है कि ये कत्यूरी कह रहा है कि व्याख्या, कत्यूरी वंश के समय कुमाऊं में प्रचलित ये कत्यूरी लिपि में राजकीय अभिलेख लिखे जाते थे। इस चीज़ को याद रखिएगा, किसमें, जब
कुमाऊनी भाषा में उस समय अगर हम देखें जो लिपि लिखी जाती थी उसमें क्या था, कतिरी वंश के जो लोग थे उसमें इसको ये क्या करते थे, इसमें ये लिखी जाती। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं तो उत्तराखंड में जैसे कुमाऊनी भाषा को अगर हम देखें तो देवनागरी लिपि में इसको लिखा जाता है, और साथ ही कुमाऊनी जो कुमाऊनी है वो उत्तराखंड के जो कुमाऊं के क्षेत्र में बोली जाने वाली जो है इंडो आर्यन भाषा ये है। ये जो है भारतीय अगर हम कहें जो भाषा है देवनागरी लिपि के उपयोग में किया जाता है, जो हिंदी और जो अन्य जो भारतीय भाषाएं हैं उनके लिए भी उपयोग किए जाते हैं। और कुमाऊनी भाषा की बहुत ढेर सारी ऐसी उपलब्धियां हैं। ठीक है, अगर हम बेसिकली कुमाऊनी भाषा का विकास की अगर थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, इसका विकास का सौर सैनी अभ्रंग शैली से इसका उदय माना जाता है। ये मध्यकालीन जो भारत की प्रमुख भाषा के रूप में रही हैं। और कुमाऊनी भाषा की अगर मैं बात करें, कुमाऊं के क्षेत्र के जो है अधिकतम हिस्से हैं, जैसे अल्मोड़ा हो गया, नैनीताल हो गया, पिथौरागढ़, चंपावत जिले में ये बोली जाती है। और ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे जो अगला प्रश्न है कि राज्य जनजाति को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर वन रावत है, भोटिया है, जौनसारी है, थारू है। तो राज्य जनजाति को अगर हम देखें तो वन रावत के नाम से जाना जाता है। राज्य जनजाति को वन रावत भी कहा जाता है। यह पिथौरागढ़ के जंगली जो जंगल का जो क्षेत्र है, जंगलों में ये रहने वाली ये क्या है, ये जनजाति क्या करती है, जंगलों में निवास करती है, इसीलिए इसे राज्य जनजाति के नाम से जाना जाता है, वन रावत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये प्रश्न 36वां, उत्तराखंड का कौन सा स्थान भारत तिब्बत मार्ग का हिस्सा रहा है। मुनस्यारी रात, धरसीवाला रात, तवार घाट, राही और उपरोक्त सभी। तो आप बता सकते हैं इस प्रश्न का। अगर अभी उत्तर मैंने आपको नहीं दिखाया तो आप इसका आकलन करने का प्रयत्न करिएगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी है, क्योंकि इन सभी क्षेत्रों से किया गया तिब्बत में व्यापार किया जाता था। तो पिथौरागढ़ के ये स्थानीय नाम है जो भारतीय तिब्बत मार्ग पर ये स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए दोस्तों 37वें नंबर का प्रश्न है, उत्तराखंड का कौन सा मेला द्वीप मेले के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि नंदा देवी मेला है, रामनगर मेला है, जौलजीबी मेला है, भीमताल मेला है। तो दोस्तों इसका क्या सही उत्तर होगा ये बता सकते हैं। तो इसमें जो दिया हुआ है ये तो कह रहा है कि जो जौलजीबी मेला है, तो अगर इसका अगर सही उत्तर देखें तो ये एक उसका स्वरूप है। तो इसका जो सही उत्तर है अब देख लीजिएगा, ये जो द्वीप मेले की अगर हम बात करते हैं, ये बेसिकली अगर हम कहें जो देवी धुरा का बगवाल मेला लगता है तो उसके रूप में इसे जाना जाता है, इसको द्वीप मेले के रूप में जाना जाता है। अगर देखूं इसके अकॉर्डिंग, अगर हरिद्वार में, ऋषिकेश में यह मेला जो है ये चंपावत जिले में रक्षाबंधन के अवसर पर से किया जाता है, जहाँ पर क्या होता है दो समूह के बीच आपस में पत्थर फेंके जाते हैं। तो इस तरीके से तो बेसिकली इस चीज़ को भी थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। तो वैसे तो इसका उत्तर क्या दे रहा है, ये कह रहा है कि जो जौलजीबी मेला है काली और गोली नदी के संगम में लगता है, जहाँ पर व्यापारी नाव से आते जाते थे, तो इसे द्वीप मेला कहा जाता है। तो आई थिंक इस प्रश्न को थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, इसमें भी मुझे थोड़ा शंका है। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ठीक, अब बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तराखंड का कौन सा स्थान स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है। तो आप सभी को पता है कि औली क्या है, वो स्कीइंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर औली क्या है, स्कीइंग और विंटर स्पोर्ट्स के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्या है प्रतियोगिताएं होती हैं। और थोड़ा सा इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो उत्तराखंड में जिस तरीके से स्कीइंग के लिए औली प्रसिद्ध है, औली उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित है, क्योंकि ये क्या है एक लोकप्रिय क्या है आपका हिल स्टेशन के रूप में है, जो अपनी प्रकृति सौंदर्य के रूप में प्रसिद्ध है। और यहाँ स्कीइंग की जाते हैं। और स्कीइंग की अगर बात करें तो औली में अगर कहें तो सर्दियों में बर्फ़ से ढक जाती है, और स्कीइंग के लिए क्या है शानदार एक गंतव्य स्थान है। और प्राकृतिक सुंदरता की अगर बात करें, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला के जो सुंदर दृश्यों से घिरी हुई है, और ये बहुत ही ज़्यादा आकर्षण यहाँ पर ये होता है। तो लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, पर्वतारोही आपस में ये इस क्षेत्र का पता लगाने के लिए अन्य गतिविधियाँ यहाँ पर की जाती है। तो ये क्षेत्र इसलिए विश्वविख्यात आज हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें 39 नंबर का, उत्तराखंड का कौन सा तीर्थ स्थान चार धाम का अंतिम पड़ाव कहा जाता है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये यमुनोत्री, ये गंगोत्री। तो ये बद्रीनाथ
ये क्या है, अंतिम पड़ाव माना जाता है। 4 धाम क्रमशः और ये यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जहाँ पर ये यात्रा समाप्त होती है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अब ये कहता है कि उत्तराखंड में नंदा यात्रा कितने वर्ष में होते हैं। आप सभी को पता है कि 12 वर्ष में। ये क्या है, 12 नंदा देवी को समर्पित ये विश्व की सबसे लंबी पैदल यात्रा है, जो ये माना जाता है कि 12 वर्ष में मानी जाती है। विश्व की सबसे धार्मिक जो यात्रा मानी जाती है वो नंदा यात्रा को मानी जाती है, जो 12 वर्ष में एक बार आयोजित होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये कहता है कि उत्तराखंड का कौन सा शहर राजधानी का द्वार कहलाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ऋषिकेश दिया है, कोटद्वार दिया है, हरिद्वार दिया है, देहरादून दिया है। तो द्वार के रूप में अगर हम कहें तो राजधानी के द्वार के रूप में ये कहता है कोटद्वार गढ़वाल का प्रवेश द्वार माना जाता है, इसीलिए इसे राजधानी का द्वार भी कहा जाता है। जैसे कुमाऊं का जो द्वार कहा जाता है, क्या है, काठगोदाम को कहा जाता है। तो बेसिकली इसके अलग अलग तथ्य हैं। जैसे मैं उत्तराखंड की राजधानी जैसे देहरादून में है, तो देहरादून को दून के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर क्या है, उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा शहर के रूप में जाना जाता है। तो बेसिकली इस तरीके से आप समझने का प्रयत्न करिएगा इसको। ठीक है, अब ये कहता है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो यहाँ पर पिथौरागढ़ दिया, चमोली दिया, उत्तरकाशी दिया है। तो यहाँ पर क्या है, ये क्षेत्रफल के आधार पर ये क्या कहता है कि उत्तरकाशी ये दे रहा है। उत्तरकाशी लगभग 8,600 वर्ग किलोमीटर ये फैला है, जो क्षेत्रफल के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा जिला ये कह रहा है। ठीक है, अब राज्य का सबसे बड़ा जिले अगर हम कहें तो वो आपका चमोली जिला है, और जो चमोली जिला है ये गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और इसका कुल जो क्षेत्रफल है तो वो आपका ये उत्तरकाशी से थोड़ा सा अधिक है। तो 8,030 ये क्या है, वर्ग किलोमीटर इसके ये दायरे में फैला है। ये जो है अपनी जो भौगोलिक और सांस्कृतिक चीज़ को महत्वपूर्ण ये रखता है, और क्योंकि ये जो चमोली ज़िला है चीन और भारत की समीप भी स्थित है, और ये चीज़ को समझिए। उसके बाद ये तमाम चीज़ें थोड़ा इसमें ये देख लीजिए, थोड़ा सा प्रश्नों की श्रृंखला में क्या है अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का कौन सा स्थल गंगा की उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पे बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ। अब यहाँ पर आप सभी को पता है कि इसका जो उद्गम स्थल है ये गंगोत्री को माना जाता है। ये गंगोत्री मंदिर वह स्थान है जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है, गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, आप सभी को पता होगा उत्तराखंड में जो गंगोत्री वो स्थान है जो गंगा नदी के उद्गम के लिए प्रसिद्ध है, और ग्लेशियर से ये भागीरथी नदी निकलती है, जो देवप्रयाग में और अलकनंदा से मिलकर क्या आगे को गंगा ये कहलाई जाती है। ठीक है, जैसे गंगा नदी हो गया, गंगोत्री है, ये देवप्रयाग है, गोमुख है। ये क्या है, अगर मैं बेसिकली अगर आपको बताऊं, जो भागीरथी नदी है वो गंगा की 2 मुख्य जो धाराओं में से एक है, और जो भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर के मुख्य जो है गौमुख से नहीं निकलती। देखिए याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण मैं बता रहा हूँ कि जो गंगा की 2 प्रमुख धाराएं हैं, एक तो भागीरथी और गंगोत्री, ये ग्लेशियर से ये निकलती है। ठीक है, और गंगोत्री ग्लेशियर, ये ग्लेशियर क्या उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है, और ये गंगा का उद्गम स्थल माना जाता है। और जो देवप्रयाग है, यहाँ से अगर हम देखें, जो भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम यहाँ पर होता है, जिसके बाद ये संयुक्त धारा के रूप में ये गंगा ये कहलाई जाती है। और गौमुख की जहाँ पर हम कहते हैं, गौमुख की गंगोत्री ग्लेशियर का ये क्या है, ये अंतिम छोर है, जहाँ से क्या होता है जो भागीरथी नदी निकलती है, और इसे गोमुख ये कहा जाता है। तो यह देखिएगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड की सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, अगला प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर देहरादून, हरिद्वार, यहाँ पर नैनीताल ये दिए हुए हैं। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला की हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हरिद्वार जनपद है। देखिए हरिद्वार का जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है, क्योंकि यह औद्योगिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा समझने का प्रयत्न करें। उत्तराखंड का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो क्षेत्र हरिद्वार है, 2011 की जनगणना के अगर हम देखें, हरिद्वार की लगभग अगर जनसंख्या की अगर बात करें तो 19,27,900 यहाँ पर क्या थी, ये आपकी जनसंख्या थी। अगर बेसिकली अगर हम कहें तो ये सबसे अधिक आबादी वाला था। हरिद्वार की बात अगर कहें तो देहरादून, फिर उधम सिंह नगर दूसरे नंबर और तीसरे नंबर पर ये आबादी वाले ज़िले इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये जैसे कह रहा है कि यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र है, धार्मिक दृष्टि के अंतर्गत क्या है, ये महत्वपूर्ण भी माना जाता है। ठीक है, ये अपनी विशिष्टता को लिए हुए है। अब अगला प्रश्न है कि
उत्तराखंड का कौन सा व्यंजन मंडुए के आटे से बनाया जाता है? अब देखिए मंडुए के, अभी हम अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो उत्तराखंड का कौन सा व्यंजन मंडुए के आटे से बनाया जाता है, तो ये है गहत की दाल, भट के डुबके या रोटी, या फिर झंगोरे की खीर। तो आप सभी को पता है कि ये रोटी बनाई जाती है, ठीक है। ये रोटी मंडुए की आटा जो होता है पहाड़ के पोषक रोटियों बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं, उत्तरकाशी के किस जनपद को कलादी पर्वत के रूप में जाना जाता है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग ये या फिर टिहरी, तो ये क्या कालिंदी कलंदी पर्वत हिमालय के उच्च चोटी में से एक है जो उत्तरकाशी जिले में स्थित है, ठीक है, याद देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए आप 47 नंबर का प्रश्न देखिए, उत्तराखंड के थारू जनजाति मुख्यतः किस जनपद में पाए जाते हैं? यहाँ पर देख पा रहे हो कि हरिद्वार दिया, उधम सिंह नगर दिया, पिथौरागढ़ दिया, टेहरी। तो यहाँ पर जो थारू लोग होते हैं वो उधम सिंह नगर में ये रहते हैं। यह थारू जनजाति मुख्यतः अगर देखें तराई क्षेत्र जो विशेषकर उधम सिंह नगर में ये निवास करते हैं। तो थारू जनजाति की अगर बात करें तो थारू जनजाति जैसे आप सभी को पता है कि उधम सिंह नगर में पाई जाती है। ये जो जनजाति है तराई क्षेत्र में ये केंद्रित है और उधम सिंह नगर का ये क्या है, एक बड़ा हिस्सा है। थारू जनजाति इसकी जो सबसे बड़ी जनजाति के रूप में ये मानी जाती है। 2011 की अगर जनगणना के आधार पर रखे देखे अनुसूचित जनजातियों में सबसे बड़ी ये मानी जाती, और इनका अलग अलग स्थान भी है। अगर थारू जनजाति के अतिरिक्त अगर हम देखें, जैसे थारू जनजाति भारत और नेपाल सीमा के पास जो उत्तर प्रदेश में लखीमपुर है, खीरी है, बहराइच है, ये गोंडा है, यहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। इनका आजीविका का जो प्रमुख स्रोत होता है ये मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन ये किया करते हैं। इनकी जो संस्कृति की अगर बात करूँ तो ये अपने रीति रिवाज के जो पारंपरिक जो वेशभूषा होती है उसके लिए समृद्ध जाने जाते हैं। थारू को अन्य नाम से किस नाम से जाता है? थारू जनजाति को वन रावत भी इनको कहा जाता है। तो यह देखिएगा, ठीक है, तो यह देखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, उत्तराखंड का कौन सा लोक नृत्य युद्ध कौशल से संबंधित है? ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड का कौन सा लोक नृत्य युद्ध कौशल से संबंधित है? यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि चौफाल है, छोलिया है, झोड़ा है, थड़िया है, तो कौन सा ये है? तो दोस्तों जैसे आप सभी को पता है युद्ध कौशल से संबंधित जो नृत्य है वो क्या है? छोलिया नृत्य। छोलिया नृत्य ऑप्शन बी है। जो छोलिया नृत्य तलवार और ढाल के साथ युद्ध कला का प्रदर्शन किया जाता है। ये कुमाऊं क्षेत्र का प्रसिद्ध है, क्या है, यह नृत्य माना जाता है। बेसिकली इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी दे दूं तो उत्तराखंड का छोलिया नृत्य है, ये क्या है, युद्ध सबसे अधिक ये युद्ध से सबसे अधिक ये करीबी माना जाता है। ये कुमाऊं क्षेत्र का क्या है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो तलवार और ढाल के साथ ये किया जाता है। आप उन लोगों ने देख लिया है, और ये युद्ध के कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन ये करता है। और छोलिया नृत्य का अगर देखें तो कुमाऊं क्षेत्र में सदियों से ये प्रचलित है और इसे तलवार नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। युद्ध का चित्रण किस तरीके से किया जाता है? युद्ध का जो चित्रण इसमें जो किया जाता है छोलिया नृत्य में, तलवार हो गया और ढाल हो गया, उसका उपयोग करके युद्ध के जो दृश्यों का कहीं ना कहीं जो कलाकार होता है क्या करता है, उसका प्रदर्शन करता है, जो दर्शक को युद्ध जैसे माहौल का अनुभव वो कराता है। और जैसे ये जो नृत्य जो किया जाता है, जैसे विवाह समारोह हो गया, छोलिया नृत्य अवसर बेशक देखोगे कि विवाह समारोह में या जो खुशियों के अवसर पर ये किया जाता है, जो बेशक एक मनोरंजन का साधक के रूप में भी माना जाता है। तो ये जो लोक नृत्य है उत्तराखंड के अन्य लोक नृत्य भी प्रसिद्ध हैं, जैसे कि अगर पांडव नृत्य है, रणभूत है नृत्य है, या हरुलू नृत्य है, या छोलिया नृत्य है। ये नृत्य क्या है, विशेष रूप से अपनी अपनी परंपराओं को लिए संजोए बैठे हुए, तो ये नृत्य आपकी समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे उत्तराखंड के किस जिले में लिपुलेख दर्रा है? तो यहाँ पर पिथौरागढ़ दिया है, चंपावत दिया है, चमोली दिया है, अल्मोड़ा दिया है। आपको सभी को पता है कि ये पिथौरागढ़ में है। लिपुलेख दर्रा क्या है, आपका पिथौरागढ़ में स्थित है, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। ये कैलाश मानसरोवर यात्रा का ये क्या है, प्रमुख मार्ग है, ठीक है। आप सभी को ये सर्वविदित होगा कि भैया लिपुलेख दर्रा क्या भारत और चीन के बीच एक क्या है, महत्वपूर्ण कड़ी है, जो मानसरोवर यात्रा का महत्वपूर्ण गंतव्य स्थान इसे माना जाता है, ठीक है। अब याद रखिएगा, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में झंगोरे की खीर किस अनाज से बनाई जाती है? अब ये कोदा हो गया,
या फिर हम कहें झंगोरा हो गया, मंडुआ हो गया, ये गेहूँ। तो झंगोरे की खीर बनती है, बहुत ही शानदार ये खीर होती है दोस्तों। झंगोरे की खीर अगर हम देखें तो ये बड़ा ही स्वादिष्ट ये बनती है। तो ये झंगोरा एक पहाड़ी मोटा अनाज होता है जिसे स्वादिष्ट खीर बनाई जाती है, जो खास मौक़ों पर परोसी जाती है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की किस नदी को शारदा के नाम से जाना जाता है? यहाँ पर गौरी, काली, धौली गंगा, यह भागीरथी। तो इसे काली नदी के रूप में हम जानते हैं, ठीक है। तो ये काली नदी नेपाल सीमा पर शारदा के नाम से जानी जाती है। कुमाऊं क्षेत्र में महत्वपूर्ण सीमा नदी है, जो टनकपुर के पास शारदा बांध बनाती है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा, क्योंकि उत्तराखंड में काली नदी को शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये नदी भारत सीमा के साथ बहती हुई चलती है और ऊपर भाग में इसे काली नदी कहा जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझने का प्रयत्न आप करते हुए चलिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है कि किस गढ़वाली लोकगीत में युद्ध और वीरता का वर्णन होता है? तो यहाँ पर झोड़ा छपेली या पांडव नृत्य या डुक का ये नृत्य है, डुरुक्कू नृत्य है। तो पांडव नृत्य कहा जाता है इसको, ठीक है। ये याद रखिएगा। तो इसमें क्या पांडव नृत्य है, जो गीतों और महाभारत की कथाओं और वीरता का वर्णन करता है, जो विशेषकर गढ़वाल के पर्वतीय अंचलों में ये गाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम देखें गढ़वाली लोकगीतों में अगर युद्ध और वीरता का वर्णन की अगर मैं बात करूं, तो ऐसे बहुत से गीत हैं जिससे कि बड़े चलो गढ़वाली और रामायण बैसाखी जैसे प्रसिद्ध ये है। गीत न केवल गढ़वाल के क्षेत्र में बहादुर योद्धाओं की वीरता का गुणगान करते हैं, बल्कि संस्कृति की, उसकी पहचान, उसकी परंपरा को भी दर्शाता है। और गढ़वाली लोकगीतों की अगर जब हम बात करते हैं तो युद्ध और वीरता की अगर बात करते हैं तो गढ़वाल क्षेत्र की अगर बात है, जिसे गढ़वाल राइफल के लिए भी कहा जाता है, वीरता के और साथ ही युद्ध की समर्था के लिए भी जाना जाता है। तो अलग अलग तरीके से हम गढ़वाल क्षेत्र में देखें तो जैसे बड़े चलो गढ़वालियों क्या है, एक नृत्य है जिसे लोग गीत है जो युद्ध के रूप में हम इसको वो है कि बड़े चढ़ो गढ़वालियों। ये जो गीत है गढ़वाल राइफल रेजिमेंट का गीत है, जो जवानों के को क्या है आगे बढ़ने के लिए और देश के प्रति लड़ने का भाव कहीं ना कहीं समर्पित है। ये रमणा बैराणी एक गीत है, वीर गीत है। तो इसमें क्या कहता है, ये प्रसिद्ध गढ़वाली लोकगीत है जो एक बहादुर महिला रामायण बैराणी की कहानी है, जिसने युद्ध में अपने पति की मृत्यु के बाद अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए की वीरतापूर्ण लड़ाई करी थी। और शमियाणु वीर सण रौत ये क्या है, लोकप्रिय गढ़वाली गीत है जो सिंह रौत नाम से एक वीर योद्धा की कहानी है। तिलू रौतेली की अगर हम बात करें तो तिलू रौतेली भी क्या है, लोक गाथा है, जो एक क्या है बहादुर महिला की कहानी को दर्शाता है, जिसे युद्ध में अपने पति की मृत्यु की बदला या भी जो भी चीज़ें हैं, तो ये वीरता का कहीं ना कहीं ये अपनी जब उसकी पति की मृत्यु हो जाती है वो बदला लेती है। तो ये है, और ये तमाम चीज़ें जैसे हमने कहा रमणा है वो, तो ये अलग अलग से क्या दर्शाया गया है। अब बात करते हैं 53 नंबर का प्रश्न है कि उत्तराखंड में राजभवन का जो शीतकालीन आवास कहाँ होता है? ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तराखंड में राजभवन का शीतकालीन आवास कहाँ स्थित है? देहरादून, नैनीताल, मसूरी क्या है और हरिद्वार। तो ये बेसिकली अगर हम देखें तो शीतकालीन अगर बात करें तो अलग अलग जगहों पर अलग चीज़ दी है। वैसे तो ये नैनीताल में दर्शाया गया है, वैसे अगर हम शीतकालीन कहें तो देहरादून राज्यपाल का ग्रीष्मकालीन आवास जैसे होता है, और शीतकालीन आवास जैसे अगर हम कहें तो देहरादून में ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कहीं पर आपको अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी दोस्तों। जैसे अगर हम देखें तो उत्तराखंड में जो राजभवन का जो शीतकालीन आवास होता है वो नैनीताल के अंतर्गत होता है। इसे गवर्नर हाउस भी इसे कहा जाता है। ये ब्रिटिश काल की क्या है, एक ऐतिहासिक इमारत है, और अब उत्तराखंड के राज्यपाल का ये आधिकारिक निवास के रूप में जाना जाता है। जैसे नैनीताल का राजभवन है जिसे गवर्नर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, ये ब्रिटिश वास्तुकला का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। इसे अगर हम कहें 1899 में इसे बनकर तैयार हुआ था, और पहले जो ब्रिटिश गवर्नर का जो शीतकालीन आवास रहा था, ये बेसिकली 202 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें एक अगर कहें 18 इसमें गोल्फ कोर्स भी यहाँ पर बनाए हैं। और अगर हम बेसिकली अगर देखें जो ये भवन है विक्टोरिया गॉथिक शैली में ये बनाया गया है, बंकिंग पैलेस जैसा ही दिखाई देता है। और राजभवन में अगर देखें अलंकृत कमरे और भव्य फर्नीचर यहाँ पर देखने को मिलता है, और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाते हुए और अगर कहें लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में भी है। उत्तराखंड की विरासत और संस्कृति का कहीं ना कहीं ये प्रतीक के रूप में ये माना जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देखिए
अगला प्रश्न है, भोटिया जनजाति मुख्यतः किस व्यापार के लिए प्रसिद्ध रही है? अब देखिए, हथकरघा है, ऊन और ऊनी वस्त्र के लिए, या बांस उत्पादन के लिए, नमक के लिए। तो आप सभी को पता है ये ऊनी वस्त्र के लिए क्या है, विश्व विख्यात है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये ऊनी वस्त्र के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। भोटिया जनजाति तिब्बत से ऊन और ऊनी वस्त्रों के व्यापार के लिए ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है। तो अगर हम आपको देखें, जैसे कि भोटिया जनजाति मुख्यतः अगर देखें तो भारत से तिब्बत के व्यापार के लिए प्रसिद्ध रही। ये जो व्यापार है ऊन, नमक और साथ ही अगर जो अन्य वस्तुएं होते हैं क्या होते हैं, उनके आदान प्रदान होते हैं। जो भोटिया जनजाति जो हैं उत्तराखंड के जो उच्च हिमालयी जो क्षेत्र है वहाँ ये निवास करती है। सर्दियों से अगर हम देखें, सर्दियों से क्या है व्यापार में सक्रिय रहे हैं। इनका जो मुख्य मार्ग रहा है भारत और तिब्बत और के बीच इनका व्यापार रहा है। और भोटिया जनजाति के व्यापारिक जो गतिविधियां हैं वो मुख्य रूप से अगर पहलुओं को देखकर भारत तिब्बत व्यापार है। ये जो व्यापार पारंपरिक व्यवसाय है जिसमें ये क्या करते हैं, ऊन और नमक और अनाज अन्य वस्तुओं का व्यापार करते हैं। ऊन का व्यापार भोटिया लोग अपनी भेड़ और जो बकरियों से प्राप्त जो ऊन होता है उसको तिब्बत से ऊनी कपड़े खरीदते हैं। और पशुपालन की भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर भेड़ बकरी याक जैसे पशुओं का क्या कहते हैं व्यवसाय में ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। और यहाँ पर कृषि की अगर बात करें, कृषि की मात्रा की अगर बात करें तो ये सीमित रहती है, जिसमें सब्जियां और फल उगाए जाते हैं। और हस्तकरघा की अगर बात करते हैं तो भोटिया महिलाएं जो होती हैं ये ऊनी वस्त्र जैसे कालीन हो गया, शॉल हो गया बनाने में बहुत ज़्यादा कुशल होते हैं। और जो व्यापारी महत्वपूर्ण में भी कहीं ना कहीं भूमिका निभाती। और भोटिया जनजाति की जो गतिविधियाँ की अगर मैं बात करूँ, न केवल उनकी आजीविका का साधन है बल्कि ये क्या करता है, भारत और तिब्बत के बीच जिस तरीके से सांस्कृतिक आर्थिक जो आदान प्रदान में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण ये भूमिका क्या करते हैं, निर्वाह ये करते हैं। याद रखिए। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में चमोली जिले का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो यहाँ पर त्रिशूल दिया है, नंदा देवी, कामेट या हट्ठी पर्वत। तो आप सभी को पता होगा कि कौन सा पर्वत है। तो ये क्या है, कामेट पर्वत है। 7,700 क्या 56 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। ये चमोली जिले में है। ये नंदा देवी के बाद ये राज्य का दूसरा ऊंचा पर्वत के रूप में माना जाता है। ठीक है। अब देखिए, उत्तराखंड में श्रीनगर शहर का प्राचीन नाम क्या है? मलपुर है, श्रीपुर है, या कन्हापुर है, या अग्रिग्रह है? तो ये श्रीपुर के नाम से जाना है। श्रीपुर का नाम अगर हम कहें, श्रीनगर का प्राचीन नाम श्रीपुर था जो गढ़वाल की राजधानी ये रही है। और 1803 में गोरखाओं के शासन के बाद इसकी स्थिति क्या है, पूर्ण रूप से बदल गई। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 52 नंबर के कुमाऊं के चंपावत क्षेत्र में जो बाकासुर की जो गुफा है, ठीक है, बाणासुर होना की गुफा है, किसके लिए प्रसिद्ध है? ऐतिहासिक युद्ध स्थल, पुरातत्व शिलालेख, पौराणिक कथाओं, वन्यजीव। तो ये पौराणिक कथाओं के लिए है। ये गुफा क्या है, महाभारत कालीन कथाओं के लिए, जब वाहनासुर नामक असुर का वध किया जाता था उसके लिए ये प्रसिद्ध है। अब देखिए, 53 नंबर का गढ़वाल के टिहरी जिले में जो सुरकुंडा देवी का मंदिर है वो किस देवी को समर्पित है? पार्वती, दुर्गा, काली, सरस्वती। तो ये दुर्गा को समर्पित है, याद रखिएगा। तो ये मंदिर दुर्गा माता को समर्पित है। ये देवी के 51वें जो शक्तिपीठ में से एक पीठ को ये माना जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे 54 नंबर का, उत्तराखंड के किस जिले में अस्कोट वन्यजीव विहार स्थित है? पिथौरागढ़ या अल्मोड़ा, या फिर हम कहें चंपावत, या फिर बागेश्वर। आपको अस्कोट की अगर बात करो तो पिथौरागढ़ जनपद में वन्यजीव है। ठीक है। तो ये जो हिम तेंदुए की कई दुर्लभ प्रजातियों के लिए घर माना जाता है। और पाखू की जिले का प्रमुख स्थल है, जैसे नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा, क्या है, पौड़ी। तो ये पाखू की जिले का प्रमुख स्थल है माना जाएगा। तो ये कहता है पाखू क्या है, चंपावत जिले का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक है जहाँ पारंपरिक वास्तुकला के रूप में हम इसको जानते हैं। ठीक है। अगर हम देखें इसको दो तरीके से समझेंगे। पाखू जो है ये बागेश्वर जिले का भी एक प्रमुख स्थल माना जाता है। ये अपनी प्रकृति इसको देखिएगा तो ये थोड़ा सा यहाँ पर वहाँ पर भी आता है। वैसे बेसिकली इस प्रश्न का जैसा उत्तर होना चाहिए ये आपका बागेश्वर होगा। ठीक है, मेरे जहाँ तक मैं लगता हूँ बागेश्वर, ये इसको याद रख लीजिएगा दोस्तों, बागेश्वर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बागेश्वर जिले का एक प्रमुख स्थल है। ये अपनी प्रकृति सौंदर्यता और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। पाखू जो है ये बागेश्वर जिले के कपकोट तहसील है
तो वहाँ का एक छोटा सा ये गांव है, ये अपने शांत वातावरण के लिए, मनोरम दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रकृति सौंदर्यता ये कि पाखु चारों तरफ से हरे भरे पहाड़ और शांत ही जंगल से घिरा हुआ है। यहाँ शांत वातावरण है, प्रकृति सुंदरता पर्यटकों की और ये क्या करता है, अपने आप को आकर्षित करता है। और यहाँ पर धार्मिक महत्व भी है कि यहाँ पाखु में कहीं ऐसे प्राचीन मंदिर भी हैं, ऐतिहासिक स्थल भी हैं, जो कि पर्यटन स्थल के लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। अगर मैं कहें आगमन की अगर बात करें, जैसे आप पाखू की तरफ अगर जाना चाहते हैं, जब बागेश्वर जाओगे तो बागेश्वर 15 किलोमीटर की दूरी पर सड़क मार्ग से यहाँ तक आसानी से यहाँ पहुँचा जा सकता है। तो अलग अलग तरीके से आप जा सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख पाए उत्तराखंड के किस जिले में बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। तो आप सभी को पता है ये अल्मोड़ा जनपद में है। तो ये ये क्या है, बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य अल्मोड़ा जिले से अगर जिले में स्थित है। समुद्र तल से करके 2400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। विशेष रूप से करके जो पक्षी प्रेमी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हिमालय चोटियों का भी सुंदर बेहंग दृश्य देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो जौलीग्रांट हवाई अड्डा उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। ठीक है, जौलीग्रांट हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है। तो किस जिले में स्थित है आपको मुझे लगता है सभी को पता होगा कि ये देहरादून में स्थित है। ठीक है, देहरादून में स्थित है। ठीक है, देहरादून एयरपोर्ट में स्थित है। ठीक है, जौलीग्रांट ये देहरादून में स्थित है। ये राज्य का प्रमुख हवाई अड्डा है, जो देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार के लिए यहाँ से हवाई संपर्क यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम देखें तो देहरादून जो मेन शहर है यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इस श्रृंखलाओं के अंतिम प्रश्नों की तरफ मैं बढ़ता हुआ चल रहा हूँ। तो उत्तराखंड की कौन सी नदी छोटी गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। मंदाकिनी, भागीरथी गंगा, अस्सी गंगा। तो अस्सी गंगा है, ये उत्तरकाशी जिले में बहने वाली एक नदी है, जिसे स्थानीय लोग छोटी गंगा के रूप में जानते हैं। इसका उद्गम डोटी ताल से किया जाता है। ठीक है, उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। अगर हम पहले मुख्यमंत्री की कहें तो नरेंद्र तिवारी जो निर्वाचित मुख्यमंत्री, अगर हम पहले मुख्यमंत्री के, ये भी पहले मुख्यमंत्री हैं। और ये नित्यानंद स्वामी भी, जो जिनका निर्वाचन नहीं होता, निर्वाचित मुख्यमंत्री। और जो पहले मुख्यमंत्री है 9 नवंबर 2000 को जिसमें उसका गठन हुआ था उत्तराखंड का, तो नित्यानंद स्वामी क्या था उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री, ये पहले मुख्यमंत्री बने थे। यहाँ पर 60वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो, केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम किस कारण से रखा गया है। तो यहाँ पर आप अलग अलग देख पा रहे हो कि तो केदारनाथ मंदिर के समीप होने के कारण ये वन्य जीव अभ्यारण्य जिले ये रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, तो इसको समर्पित है। यहाँ पर हिमतेंदुआ और कस्तूरी मृग की दुर्लभ प्रजाति यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एक प्रश्न की पुनरावृत्ति यहाँ पर हो गई। तो उत्तराखंड के किस जिले में गिड्डा जनजाति पाई जाती है। उत्तराखंड के किस जिले में गिड्डा जनजाति पाई जाती है। तो पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा। तो ये कहाँ पाई जाती है। ये बेसिकली अगर हम देखें तो ये पिथौरागढ़ में पाई जाती है। ठीक है, ये गिड्डा जनजाति उत्तराखंड के सीमांत जो जिला है पिथौरागढ़ में, उच्च हिमालय क्षेत्रों में पाई जाने वाली ये जनजाति मुख्यतः अगर कहें पशुपालन और सीमांत व्यापार से जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली दोस्तों, ये आपको ये श्रृंखला अगर अच्छी लगी हो तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए, इसी तरीके की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको ये सेंड कर दूंगा, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।